जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ष 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी द्वारा ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीय जवानों की भर्ती की कोशिश की। प्रथम विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था और जर्मनी की तोपों से ब्रिटेन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी और यह जरूरत पूरी हो सकती थी सिर्फ भारत से। उस युद्ध का भारत से कोई लेना देना नहीं था, भारत पर आक्रमण नहीं हुआ था, पर अंग्रेजों ने 13 लाख भारतीय जवानों को उस युद्ध में झोंक दिया था। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर ने पूरी ताकत लगा दी थी अधिक से अधिक लोगों की फौज में भर्ती की जा सके और जबरदस्ती भी की जा रही थी। इन हालात में फौज में भर्ती के लिए भारतीय नेताओं का समर्थन हासिल करने के लिए अप्रैल 1918 में वायसराय ने दिल्ली में वार कॉन्फ्रेंस आयोजित की। गांधी जी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अपने एक सेंटेंस के स्पीच में गांधी जी ने युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती का समर्थन किया, पर इससे पहले गांधी जी बिहार के चंपारण और गुजरात के खेड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध किसानों का आंदोलन चला चुके थे। इसलिए दिल्ली की उस वार कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। होम मेंबर सर विलियम विंसेंट द्वारा गांधी जी से पूछे गए सवालों के बारे में गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी अपनी पुस्तक मोहनदास अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन, हिज पीपल एंड एन एम्पायर के पृष्ठ 214 पर लिखते हैं। होम मेंबर सर विलियम विंसेंट ने गांधी जी से कहा, जहां तक मैं जानता हूं आपने स्थानीय प्रशासन को बहुत परेशानियां दी हैं, पर इस युद्ध के लिए आपने क्या किया है? क्या एक भी सैनिक की भर्ती की है? दोस्तों, इसके बाद गांधी जी खेड़ा में सैनिकों की भर्ती के लिए निकल पड़े। स्वयं गांधी जी ने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के रिक्रूटिंग कैंपेन चैप्टर में इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी जी ने लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और जिन्ना से भी आग्रह किया कि सैनिकों की भर्ती के लिए सरकार की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बिना शर्त समर्थन करने से भारत में राजनीतिक प्रगति होगी। जुलाई 1918 में ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक सुधारों की घोषणा की, जिसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर कार्य किया था। इन सुधारों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया। गांधी जी ने इन सुधारों को जोरदार प्रयास बताते हुए कहा था कि इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने जिन्ना से कहा कि इनमें और सुधार करवाया जा सकता है यदि भारत सेना में भर्ती में सहयोग करे। गांधी जी का कहना था कि यदि भारत द्वारा पूरा सहयोग करने के बाद भी ब्रिटेन भारत की उचित मांगों को निरस्त कर दे तो सत्याग्रह शुरू कर देंगे। दोस्तों, युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों की भर्ती करना, इसका गांधी जी के कई सहयोगियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि यह तो अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। जब वे सैनिक बंदूक उठाएंगे तो दुश्मन सेना के सैनिकों की जान लेंगे, फिर इसे अहिंसा कैसे कहें? और भारतीय सहयोगियों को तो यह भी शिकायत थी कि भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन की रक्षा करने के लिए हम अपने जवानों को क्यों जर्मनी की तोपों के सामने खड़ा करें? दोस्तों, bbc.com पर 2 जुलाई 2015 को एक रिपोर्ट छपी थी। इसके अनुसार प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, जिनमें 74,187 ने अपने प्राणों की आहुति दी। आप चाहे तो वो रिपोर्ट भी स्वयं पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए यदि इन 13 लाख भारतीय सैनिकों में से केवल 10% को भी अंग्रेजों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए हथियार उठाने का मौका मिल गया होता तो भारत तभी आजाद हो गया होता। पर इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों ने भारत को इनाम में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जनसंहार दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं युद्ध के दौरान गांधी जी द्वारा सैनिकों की भर्ती की। जब गांधी जी के सहयोगियों ने इसे अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध बताया तो बकौल राजमोहन गांधी जी ने कहा
एक भारतीय की अहिंसा कायरता के चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा है। उनका कहना था कि अनुशासन, यहां तक कि सैन्य अनुशासन भी अहिंसा की ओर एक कदम है और इससे जो शक्ति हमें प्राप्त होगी उसके द्वारा हम ब्रिटिश साम्राज्य से भी लड़ सकेंगे यदि अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया। दोस्तों, कैसी लड़ाई की बात कर रहे थे गांधी जी, ये तो कहना मुश्किल है। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी जी ने खेड़ा के लोगों से कहा कि यदि आप सैनिक देंगे तो इससे भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलने में मदद मिलेगी और फिर एक किसान का बेटा भी वायसराय बनने के सपने देख सकेगा। लेकिन इन बातों से खेड़ा के किसानों पर कुछ खास असर नहीं हुआ। ना चाहते हुए भी इस अभियान में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे। उनके अतिरिक्त महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक और मोहनलाल पांड्या भी थे। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर कुछ दिन पहले खेड़ा के किसान अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध लगान न देने का आंदोलन कर रहे थे और अब उनसे कहा जा रहा था कि अंग्रेजों की सहायता करो, अपने जवान बेटों को उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़ने भेजो। ये बातें लोगों को पसंद नहीं आई। गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जैसे ही मैंने अपना कार्य शुरू किया मेरी आंखें खुल गईं, मेरी आशाओं को बुरा झटका लगा। लगान विरोधी अभियान के समय लोग खुशी खुशी अपनी बैलगाड़ियां बिना किसी किराए के दे रहे थे और एक स्वयंसेवक मांगने पर दो सामने आ जाते थे। अब किराए पर भी बैलगाड़ी मिलनी मुश्किल थी। स्वयंसेवक की तो क्या कहूं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में एक एक दिन में गांधी जी पैदल ही 20-20 मील चलने को विवश थे। हालत इतनी खराब थी कि 11 अगस्त को जब वे नाडियाड में थे तो बेहोश होकर गिर पड़े। यह द्वंद्व केवल शारीरिक नहीं था, मानसिक भी था। भयंकर गर्मी में 20-20 मील रोज चलना, और किस कार्य के लिए? अंग्रेजों के लिए फौज में अपने जवानों की भर्ती करने के लिए। ऐसा काम जिसका कोई समर्थन नहीं कर रहा था। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी जी की वह मुहिम फेल हो गई। ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाना किसानों को स्वीकार नहीं था। जब गांधी जी और पटेल उनसे युद्ध के विषय में बात करने पहुंचते तो वे घरों या खेतों में छिप जाते। वे गांधी जी को रात में रुकने के लिए आश्रय या भोजन देने से भी बचने लगे। ऐसा लिख रहे हैं राजमोहन गांधी। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे गांधी जी उस समय। फिर उनके अपने अहिंसा के सिद्धांत की भी बलि चढ़ रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हवाले से राजमोहन गांधी लिखते हैं, उन दिनों गांधी जी अक्सर रो पड़ते थे और कहते थे, मैं नहीं जानता ईश्वर की क्या इच्छा है। लेकिन गांधी जी इतने शीघ्र हार मानने वाले भी नहीं थे। उन्होंने पर्चे छपवाए जिन पर लिखा था, इतिहास बताएगा कि भारत में ब्रिटिश राज के अनेक गलत कार्यों में सबसे काला कार्य था एक पूरे राष्ट्र को शस्त्र विहीन कर देना। यदि हम चाहते हैं कि आर्म्स एक्ट वापस ले लिया जाए, यदि हम हथियार चलाना सीखना चाहते हैं, यह स्वर्णिम अवसर है। दोस्तों, इस पर्चे की भाषा बड़ी हैरान करने वाली है। गांधी जी स्वयं लिखते हैं कि उनके इन तर्कों से वहां का कमिश्नर नाराज हो गया। स्वाभाविक सी बात थी, जब आप ऐसे पर्चे बंटवाएंगे कि अंग्रेजों ने बहुत बुरे काम किए हैं और सबसे बुरा काम था आर्म्स एक्ट लागू करना, फौज में भर्ती होकर हथियार चलाना सीखने का अवसर मिलेगा, ऐसा बोलकर तो गांधी जी लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध उकसा रहे थे। तो कमिश्नर उनसे नाराज हो गया, पर इसका भी खेड़ा के किसानों पर कुछ खास असर नहीं हुआ। दोस्तों, यदि गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी की बात पर विश्वास करें तो गांधी जी का वो प्रयास विफल रहा था। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि 10 सप्ताह तक झुलसाने वाली गर्मी में गांव गांव घूमने के बाद गांधी जी कमिश्नर प्रेट को 100 नामों की सूची दे पाए और उनका अपना नाम उस सूची में सबसे ऊपर था। गांधी जी ने कहा था कि फ्रांस या कहीं भी जाकर जर्मन तोपों का सामना करने के लिए वे तैयार थे, पर स्वयं हथियार नहीं उठाएंगे। सूची में अगला नाम सरदार पटेल का था। अन्य नामों में बहुत से तो उनके आश्रम में रहने वालों के थे।
तो अनुमान लगा लीजिए दोस्तों, 10 सप्ताह दिन रात भाग भाग कर गांधी जी 100 जवान भी तैयार नहीं कर सके थे अंग्रेजों के लिए लड़ने और मरने के लिए। 100 लोगों की लिस्ट पूरी करने के लिए भी उन्हें स्वयं का नाम, सरदार पटेल का नाम और आश्रम में रहने वाले अन्य लोगों के नाम डालने पड़े। अच्छा, हंसी इस बात पर आती है कि उन्होंने यह सूची ब्रिटिश कमिश्नर को भेजी कि इन 100 लोगों की फौजी ट्रेनिंग शुरू करें। गांधी जी की आयु उस समय लगभग 49 वर्ष थी और सरदार पटेल की लगभग 43 वर्ष। और गांधी जी कह रहे थे कि हमें ट्रेनिंग दीजिए, हम जाएंगे जर्मनी से युद्ध करने। क्या सच में गांधी जी को विश्वास था कि अंग्रेज अब फौज में उस उम्र के लोगों को भर्ती करेंगे जिससे कम उम्र के लोग रिटायर हो जा रहे थे? तो फिर उस सूची में अपना और सरदार पटेल का नाम डालने का और कारण क्या था? शायद अंग्रेजों को यह नैतिक समर्थन दे रहे थे कि भारत साथ है इस युद्ध में। वैसे राजमोहन गांधी ने गांधी जी के भर्ती अभियान पर एक और गंभीर प्रश्न उठाया है। अपनी पुस्तक मोहनदास अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन, हिज पीपल एंड एन एम्पायर के पृष्ठ 217 पर वे लिखते हैं, गांधी जी ने महायुद्ध के समय सेना में भर्ती होने के लिए अपने पुत्रों से नहीं कहा, यद्यपि देवदास इसके लिए इच्छुक दिखाई दिए थे। तो गांधी जी भयंकर गर्मी में गांव में पैदल भूखे प्यासे घूम घूम कर किसानों से तो कह रहे थे कि अपने बेटों को सेना में भर्ती होने के लिए भेजो, लेकिन यही बात वे अपने बेटों से नहीं कह रहे थे। वे स्वयं भर्ती होने के लिए तैयार थे, पर अपने पुत्र देवदास को भर्ती होने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे थे, जबकि देवदास इसकी इच्छा रखते थे। दोस्तों, भर्ती अभियान में मिली असफलता ने गांधी जी को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से थका दिया था। तब अहमदाबाद से अंबालाल साराभाई और उनकी पत्नी सरला देवी नाडियाड आए और गंभीर रूप से बीमार गांधी जी को अपने साथ अपने घर ले गए। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि गांधी जी के कष्ट का अंत जर्मनी की हार के साथ हुआ, यानी वो विश्व युद्ध समाप्त होने पर। दोस्तों, गांधी जी जीवन पर्यंत देश के लिए संघर्ष करते रहे थे। आजादी की लड़ाई को गांव गांव, घर घर तक ले जाने में उनका योगदान अतुलनीय है, पर उनका जीवन विरोधाभासों से मुक्त नहीं है। वे कष्ट सहकर भी अंग्रेजों के उस युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती कर रहे थे, शायद इस उम्मीद में कि युद्ध समाप्त होगा तो भारत के साथ न्याय होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। दूसरी ओर गांधी जी उन क्रांतिकारियों का विरोध करते थे जो सशस्त्र संघर्ष के द्वारा भारत को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि भगत सिंह की फांसी के बाद जब उनकी स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा था तो गांधी जी ने उसका विरोध किया था। पर आज के लिए इतना ही। इस विषय पर आपके जो विचार हैं हमारे साथ साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।